फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ आप लोग बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहिए, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और आपकी प्रशंसा से मैं भी खुश हूँ, बढ़िया से हूँ, मस्त हूँ। तो सुबह सुबह उठी हूँ। उठने के बाद मैंने देखा कि आज थोड़ा समय मिल गया, क्योंकि मेरी बेटी के पिताजी जो हैं वो चले गए हैं थोड़ा नहाने के लिए। वो घाट नहाया जाता है ना। तो ठीक है, बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना है। मेरा नाम है शिशोन। आप तो मुझे बहुत जानते हो और मैं बाबू की कहानी, उनकी जुबानी बाबू की वीडियो को बने देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कीजिए और टाटा बाय। इनका कहने का मतलब ये है कि हाय गाइस, जैसे मैं बोलती हूँ नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की जुबानी, तो वो अपनी कह रही है हाय गाइस, मैं हूँ शिवांशी सोनी और मेरी कहानी मेरी बाबू की जुबानी। तो इनको भी भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी बेटी के बारे में क्या आपकी राय है ज़रूर बताइएगा। और मेरी प्यारी प्यारी बेटी है जो बहुत अच्छी से बतियाती हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों की दोस्ती और हम लोगों के स्नेह जो हमेशा वीडियो के माध्यम से बना है वो टोटल बना रहे। और कल वीडियो बनाए थे, खाली एक परिवार के विषय से बनाए थे। मेरे कुछ लोग फ्रेंड आ गए थे क्योंकि और लोग कहते हैं जैसे कि नीलम जी आप जब वीडियो बनाती हैं तो मतलब पूरी बात नहीं कह पाती। बात क्या कहें भैया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिन भर फ़ोन किसी ना किसी को, जिस समय मैं सोचूंगी कि अब मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ तो अब मैं बना सकती हूँ वीडियो, कोई है नहीं, उसी दरमियान किसी ना किसी का फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन आ जाता तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से का कहें क्या ना कहें, क्योंकि बातें इतनी हो जाती है ना। तो अब मित्रों, अब मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि जब मैं मतलब कोर्ट में थी और मेरी मम्मी को मतलब बेल मिल गई थी, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई थी। फिर भी उसके बाद भी प्रशासन की लगातार टॉर्चर मेरे परिवार में चलता रहा, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से। आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देते, बेटा रुको प्लीज़, तो मतलब कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी कर देते थे। कभी कहते थे बताओ कि निर्भया के हथियार कहाँ हैं, बोलो नीलम गुप्ता। और बेटा रुको प्लीज़, नीलम जो मतलब और पैसा लाई थी, जेवर लाई थी, वो कहाँ है। मतलब किसी न किसी, और जो मैं लाई थी, मैं सच बता रही, मैं सुबह वक्त में झूठ नहीं बोल रही, मैं नहाई भी नहीं हूँ, नहाने से पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कसम भगवान की मैं एक पैसा निर्भया का नहीं ली हूँ, सारा मैंने कोर्ट में जमा कर दिया था। मेरे पास जो भी ज्वेलरी थी मैंने वो भी कोर्ट में जमा कर दी, क्योंकि मैं चाहती, मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे लूट के पैसों से ना अपने जीवन में एक पैसा लगाना है और न ही उस जेवर पे मेरा अधिकार है। पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआ लगी होगी जब वो जेवर बन के आया। वो रुको बेटा, पहनना मेरी मजबूरी थी, अगर नहीं पहनते तो शायद मतलब निर्भया के बदसलूकी करते, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो मतलब गैंग में लेडीज़ें रहती हैं उनको जेबर से ढका रहना चाहिए। तो हमारे पास 7 से ग्राम होगा सोना, 7-8 ग्राम सोना जो भी होगा। मैंने मतलब कुछ तो देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं कि कुछ तो मैंने दिल्ली में बेच दिया था, क्योंकि खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। क्योंकि मुझे पुलिस उस समय इतनी पीछे पड़ी थी, प्रशासन इतना पीछे पड़ा था और इधर आदमी भी पीछे पड़े थे। कैसे कैसे छुप छुप के हमने 4-5 दिन निकाले हैं। उसी दरमियान मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी बेच के वो पैसे को अरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद गाड़ी आड़ी बुक किए, तो ताकि मैं इटावा कोर्ट पहुंच सकूं सही सलामत। और रास्ता में खाना पीना दुनिया की चीज़ें हो जाती हैं, दवाई दारू। उसके बाद मतलब जो भी मेरे पास 6 से ग्राम, लगभग 6 से ग्राम नहीं, सोना थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन अब हम आपको बता दे रहे, क्योंकि वो जेबर पुलिस के हाथे ही मतलब दिया था मैंने, डायरेक्टली कोर्ट में तो बाद में दिया गया है, पुलिस के द्वारा दिया गया था। क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा तो वही निकाल लिया गया था। अब मैं नाम खोल के बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिस समय मैंने आत्मसमर्पण किया था, मुझे जहाँ ले जाया गया था क्या बोलते 5 दिन के लिए प्रशासन में, जहाँ मैंने सब कुछ निकाला, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जेवर तो वही मेरा गायब कर दिया गया। तो मुझे आधा जेवर मुझे कोर्ट में दिखाया गया, तो वो भी तब जब मुझे उसी
देखिए ये विलंबना देखिए इस चीज़ की कि जो काम मैंने किया नहीं और मैंने अपनी सुरक्षा से मतलब प्रशासन के सामने रखा है मैंने दोनों। मैं चाहती मैं झूठ भी बोल सकती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आई हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ जेवर नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, मैं कह सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सच सच सब कुछ बताया कोर्ट में। असला थे वो भी मैंने मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया, और जो जेवर था वो भी मैंने मजिस्ट्रेट के सामने बताया दिया। उसमें से आधा गायब भी कर दिया गया। मैं देख सब रही थी क्योंकि जेवर मुझे पूरा दिख नहीं रहा था। मैंने ये बात कहा भी था कि इसमें तो बहुत कम दिख रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा लाई थी। तो जो पुलिस वाले मतलब दिखाए थे, जो वहाँ के दरोगा ऐसो थे, उनके नाम नहीं बता सकते हैं, जो बताए तो मैंने कहा तो कहने लगे नहीं नहीं आपको नज़रअंदाज मतलब गलत फहमी हो गई है, ये इतना ही था। तो मैंने कहा हो सकता भाई इतना हो, क्योंकि उस समय मेरी आयु इतनी थी नहीं, चटपटाई जितना अब मैं फटाफट बोल रही हूँ इतना तो उस समय भय भी ज़्यादा था, देशक में ज़्यादा रहते थे। तो यही सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद मुझे जब करीबन हाँ फिर मजिस्ट्रेट साहब एक दिन कहने लगे मतलब दिखाए रहे थे तो कि ये जो जेवर एवर जो है वो कहाँ से लाई। तो मैंने कि सर ये मेरा है, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरा है। और मुझसे पूछा गया तो मैंने सब कुछ बता दिया सच सच। अब इसमें आपको सज़ा फांसी जो देना हो दे दीजिए। तो फिलहाल उस समय वो जब्त कर लिया गया जेवर और मतलब असला जो थे वो जब्त कर लिए गए कोर्ट में, और मुझे मतलब जेल ही भेज दिया गया था। उसके बाद जब जेल में केस चलने लगे मेरे ऊपर, तो एक जो वकील थे तो वकील कहने लगे कि आप ऐसा करिए कि आपको कुछ जो चीज़ें नहीं पता है वो मैं बताऊँ। तो मजिस्ट्रेट साहब कहे भी कि इसके वकील जो भी हैं तो इसको थोड़ा मतलब बताइए कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्योंकि मुझे लगता है इस लड़की के अंदर गलतफहमी पैदा हो गई है। तो अब एक तो अपने घर वालों का डिप्रेशन का शिकार थे, क्योंकि मेरे परिवार में भी रोज़ कलेश थी। बेटा रुको प्लीज़ मत बोलो, अब देखो चुप एकदम। तो जैसे कलेश रहते थे, घर वाले हमेशा आके कहते थे पुलिस वाले आज ये कर दिए, पुलिस वाले वो कर दिए। पता है 6-7 महीना पुलिस लगी है हमारे गांव में। तो 6-7 महीना में मेरे गांव में पुलिस लगी तो ज़रूर है, लेकिन वो 6-7 महीना मेरे परिवार के लिए बहुत भारी रहे। हमेशा घर वालों को भगाते रहे पुलिस वाले, कहते रहे कि भाग जाइए आप लोग यहाँ से, अगर मतलब निर्भय ने दावा कर दिया तो हम क्या करेंगे, मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा ये हो जाएगा वो। मतलब 6 महीना तक मेरे परेशान बहुत किए मेरे परिवार को। उसके बाद अब जेल की बारी मेरी सुनी है। अब जेल में क्या क्या किया। अब जैसे सुबह होता था तो मतलब सोमवार के दिन दलिया मिलता था, और फिर दलिया और चाय मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब चाय आई है जेल के अंदर तो एकदम जैसे अब अंदर जो पुरुष जेल होती है, पुरुष की जो चाय होती है तो उसमें ना तो पानी मतलब ना तो दूध ही का पता चलता ना चीनी का पता चलता, खाली टोटल पानी दिखता है। तो जब वो चाय अंदर आई है तो मैंने उठा के चाय पूरी फेंक दी गुस्सा में। हमने साले ऐसी चाय पिलाई जाती है, तो कोई बात नहीं। और उसके बाद दलिया था तो दलिए में देखे कि ऊपर से घुने मतलब भिनभिना रहे हैं, तो देख कर ही जी खराब हो गया। तो मैं बैठी रही, मैंने कि मुझे खाना नाश्ता लेना ही नहीं है, और मैं कोर्ट में जाऊंगी तो वहाँ कहेंगे सर हमें भूखा मारना है क्या, जब जेल भेजे तो खाना तो दीजिए। हालांकि मेरी देखिए सच बताऊँ आपको, उसमें गलती कोर्ट की बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब तो एकदम टोटली हमारे लिए मतलब जो शर्तें बताते हैं ना दी गई थी कि मुझे अच्छा खाना दिया जाए और अच्छे से देखभाल की जाए, और मतलब मुलाकात के लिए कोई बाहरी अन्य इंसान जैसे आम लोगों की पर्ची लग के मुलाकात होती है ऐसे इनकी मुलाकात नहीं हो सकती है। मेरी मुलाकात कोर्ट के माध्यम से बनी होगी, जब मजिस्ट्रेट साइन कर देंगे और जो व्यक्ति जाएगा उसके साइन भी वहाँ लिए जाएंगे, उसके मतलब उनके द्वारा अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। तो ये सब प्रक्रिया थी। तो मुझे मतलब जेली का एक जैसे 6-7 महीना मुझे जेल में बहुत ही झेलना पड़ा है। जैसे आम लोग रहते थे वैसे हमें नहीं रखा जाता था। जब मेरी पेशी होती थी, जब पेशी के दौरान मुझे निकाला जाता था, तो ये समझ लो वज्र दंगा जो था तो उसमें ओनली मैं रहती थी और सिपाही रहते थे, 6-7 सिपाही रहते थे, और प्लस 2 महिला कांस्टेबल रहती थी, एक दरोगा रहते थे। इतने लोग हमको लेके जाते थे कोर्ट में सुरक्षा लेकर।
तो जब मेरी एंट्री बाहर होती थी तो बजरंगा का मुंह आके मेरे गेट के पीछे लग जाता था, और जो पीएसी वाले थे तो अगल बगल लग जाते थे, इसलिए कि भाई तस्वीर सम्राट निर्भय गुज्जर की नीलम गुप्ता पत्नी है, कहीं निर्भय उठा ना ले जाए। तो भाई वो बदमाश से कुछ भी करवा सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ही मतलब वो था माहौल। तो हम कहते थे यार क्या तुम लोग बना रखे, मुझे अगर भागना ही होता है या मुझे कुछ करना, तो मैं हाथ समर्पण ही क्यों करती है अपने आप को, आप लोगों के सामने क्यों आती है, ऐसा आप मेरे प्रति मत सोचिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। बोले कि नहीं नहीं नीलम जी ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके लिए नहीं ये करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए करें कि भाई निर्भय ने खुले चुनौती दी है कि अगर मुझे नीलम और श्याम को वो नहीं किया गया फिर तो हम जेल में कुछ भी वारदात करवा सकते हैं कुछ भी। और सच में एक दो बार ऐसा होते होते रह भी गया जेल के हाँ कोर्ट में। उस समय तो मैं सुरक्षित पहुंच गई हूँ, फिर उसके बाद कोर्ट में ये जेलर साहब गए हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि सर हम दोनों लोगों को इस जेल में सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि पुरुष जेल है। पुरुष जेल मतलब हज़ारों की भीड़ की संख्या होती है, अब उसमें हम श्याम को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं एक लोगों को यहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, तो मैं नीलम को यहाँ रखना चाहता हूँ और श्याम को प्लीज़ किसी और जेल में शिफ्ट कर दीजिए, ताकि निर्भय का जो मतलब खौफ बना हुआ है वो हमसे दूर रहे। क्योंकि कहने लगे जेलर साहब की कुछ रातें तो ऐसी गुजर जाती है मुझे सोच कर कि कहीं ऐसा कोई वारदात ना हो जाए। फिर मजिस्ट्रेट साहब बोले कि ठीक है, अगर इसके बारे में मैं बात करता हूँ और मैं एप्लीकेशन मतलब एक कार्रवाई करता हूँ इस चीज़ के लिए, आप परेशान मत होइए। उसी रात में हुआ क्या, फिर हम लोग जैसे चले आए कोर्ट से जेल के तरफ, तो मैं अपनी बैरिंग में चली गई और श्याम मतलब जेंट्स बैरिंग में चला गया। उसके बाद हुआ क्या, उसी रात में एक 2-3 गाड़ियाँ, उस समय इटावा में इतनी सुरक्षा नहीं जेल की थी, क्योंकि पीछे का जो गेट था वो भी खुला रहता था और आगे का जो गेट था वो भी खुला ओपन रहता था। पुलिस लगी रहती थी, क्योंकि ऐसा कभी वारदात हुई नहीं, 2004 की बात है। जैसे अब मैं एक बार अभी बीच में गई थी तो देखा तो जेल की इतनी सुरक्षा कड़ी हो गई, पूरे गेट एकदम बंद कर दिए गए। पहले जो मेन गेट थे तो जैसे ये मेरे मतलब जाली दिख रही हैं, ऐसे लंबे लंबे सरिया पड़ी रहती थी गेटों में और ओपन रहता था, मतलब बाहर से कोई सामान ला भी सकता है, कोई हाथ बढ़ा के दे भी सकता है जेल के गेट के अंदर, तो ऐसा होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसी दिन रात में पता चला कि 8:30-9 बजे निर्भय ने 3-4 गाड़ियां भर के भेजी थी गुंडों की, बदमाशों की जेल पे हमला के लिए कि मुझे नीलम और श्याम किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उनकी जो योजना थी वो विफल हो गई। विफल इसलिए हो गई क्योंकि जब भी मतलब दाखिल हुई हैं 5-6 गाड़ी, तो उस समय फोर्स बाहर का था, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए बाहर से फोर्स मंगाया गया था। तो जब वो एंट्री करी पूछने लगे कि इतनी गाड़ियाँ क्यों अंदर आ रही है और किससे मिलना है, कहाँ जाना है, तो मतलब जो एक ड्राइवर पीछे आगे वाला जो था वो मतलब समझ में नहीं पाया, तो कहने लगा कि मैं सुबह मुलाकात के लिए आया हूँ। तो मतलब वहाँ के जो सिपाही और वे लोग थे तो बोले कि मुलाकात के लिए तो सुबह एंट्री है, शाम को रात में एंट्री किसी की नहीं है, आप लोग अपनी गाड़ी बाहर निकाल के ले जाइए और सुबह आइएगा तो अपने बंदी से मुलाकात करिए। तो कि आपके मतलब कौन है जिससे मिलना, तो उस लोगों के मुंह से ये निकली वो श्याम और नीलम से मिलना है जो निर्भय के गैंग से फरार हुए, उन्हें तोहफा देना है, कहने लगे हैं। बस इतने में बात समझ में आ गई कि हाँ तुरंत मतलब एमरजेंसी जो जेल में वो अलार्म होता तो तुरंत वो बजा दिया गया। तुरंत 1 मिनट के अंदर तो पूरा फोर्स इकट्ठा हो गया। तुरंत वो लोग क्या किए, गाड़ी तुरंत इतनी रफ्तार से ले गए, आगे गेट की जगह पीछे गेट से तुरंत निकाल के ले गए गाड़ी, और जो है फोर्स पूरा इकट्ठा हुआ तो 5-6 गाड़ियाँ पूरी निकल गई। उसके बाद तुरंत ही मतलब ये क्या बोलते हैं, जेलर साहब ने तुरंत लिख के भेजा कि वायरलेस होता है ना जो करने वाला, तो तुरंत वायरलेस किए कि ऐसे से हमला करने के लिए 5-6 गाड़ियाँ आई थी, और जेल में अगर हो सकता कि अगर मान लो सुरक्षा अगर नहीं होती तो बम ब्लास्ट भी कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे 2 लोगों के चक्कर में कि बहुत लोगों की जानें चली जाती। फिर सुबह के टाइम मुझे तो पता ही नहीं था कि नीलम को ना पता चलना चाहिए और श्याम का ट्रांसफ़र दूसरी जेल के लिए कर देते हैं, क्योंकि दोनों की सुरक्षा करना सच में बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। उसके बाद श्याम को
यूँ इटावा से तुरंत फतेहगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। 3-4 गाड़ियाँ लगा के और अच्छी फोर्स के साथ मतलब फतेहगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। मुझे अच्छा नहीं पता था कि फतेहगढ़ से हम भेज दिए गए हैं। तो जब मैं सुबह एक जो बुड्ढे आते थे नाश्ता और चाय लेकर, तो मैं उनसे पूछी, दादा ये बताइए कि श्याम कैसे हैं? और श्याम ने कुछ कहा नहीं, भेजा नहीं कुछ। तो कहने लगे कि श्याम तो शाम को ही भेज दिए गए हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब? कि शाम को 5-6 गाड़ियाँ रात में आई रही थी, तुम लोगों को नहीं पता है, और मतलब जेल पर हमले के लिए निर्भय ने भेजी थी, तो इसलिए मजिस्ट्रेट के आदेश हुए हैं, इसीलिए श्याम को फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ओ माय गॉड, मैं तो कही कि अब मैं क्या करूं, मैं तो एकदम अकेली पड़ गई। अब मैं किससे बात करूंगी, कोई तो मेरा है नहीं यहाँ पर, किससे अपने मन की कहूँगी। और श्याम को वहाँ भेज दिया, मुझे यहाँ रखा गया। फ़िलहाल जब मैं फिर शाम दूसरे दिन मेरी एक तारीख थी, जो जेवर और जो हथियार नहीं मैंने जो जमा किए थे, तो वही धारा में मुझे पेश किया गया था। मुझे और श्याम को फतेहगढ़ से लाया गया था। श्याम को भी वज्र दंगा के साथ बुलाया जाता, तो मुझे भी बुलाया जाता था। तो आगे कोर्ट में और बताएंगे, कोर्ट में मतलब क्या हुआ, जेल में कैसे कैसे दिन गुजरे हैं, वो सब बताएंगे। और निर्भया का कितना दबाव मेरे ऊपर रहा है वो भी बताऊंगी। फिर निर्भया का एक पैगाम भी आया था, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़ तब तक मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट, आप लोग मेरे लाइक कमेंट बहुत कम कर रहे हो। लगता है आपको नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पसंद नहीं आ रही। शायद सुंदर लड़कियों की आपको भी इच्छा रहती होगी। अब हम लोग तो भाई बनावटी दिखा नहीं पाते ना, दिखावा वाला काम नहीं कर पाते। मैं जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। आप अच्छे हैं बुरे हम नहीं जानते हैं, ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने में क्या चोरी है। अपनी बात कहती हूँ और आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियो मेरे पहले यूट्यूब पर चढ़ते थे बिहार के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं बताई गई होंगी और नहीं किसी ने कहा होगा, क्योंकि कोई उस समय हालात ऐसे होते थे कि इंसान वही बात कहता था जो उनकी माफिक की होती थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एकदम बने रहिए और कमेंट लाइक ज़रूर दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं अपने जितने भी करीबी हैं, कि जिनके बारे में, नीलम गुप्ता के बारे में आप पहले पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं वीडियो में, आज वो अपनी घर गृहस्थी में अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ अपना जीवन कैसे यापन कर रही हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि नीलम दीदी आपकी शादी मतलब किस प्रकार हुई है और किन से हुई है। हम उनकी भी एंट्री करवाएंगे, जल्द करवाएंगे, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा अपने विषय में बता रहे हैं और इनसे एक शादी कैसे हुई है। और आज भी हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं जीवन में, लेकिन बस मैं भगवान से यही कहती हूँ, उतार चढ़ाव जीवन में कितने भी रहे, संकट कितने भी आए, लेकिन बस मेरी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी से कभी ना छीने। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग अपना प्यार स्नेह हम पर ऐसे ही बनाए रखें, ताकि हम ऐसे ही आप तक रोमांचिक बातें पहुंचा सकें जंगल और बिहार के बारे में और अपने जीवन के बारे में। और जेल में जो दिन हमने 13 साल काटे, वो कैसे काटे हैं, कैसे क्या होता था वहाँ पर जेल में, वो भी सब हम आपको बताएं। तो प्लीज़ अब तक वीडियो, बाय बाय।